हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर जो बायोलॉजी वाला सेकंड पेपर है उसके फाइलम पॉरीफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले एक क्लास लगी है जिसमें हमने बताया है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में, जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। तो आज हम फाइलम पॉरीफेरा से डिटेल में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन का, वह है फाइलम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानना चाहें कि पॉरीफेरा क्या है, तो पॉरीफेरा की यदि हम परिभाषा जानें तो पॉरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज। देखिए, आपने जो फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसी तरीके से फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर के प्राणी होते हैं पॉरीफेरा, तो इसीलिए इनको स्पंज कहते हैं। और ये सबसे प्राचीन और साधारण प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु हैं। हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में दो वर्गीकरण किए थे, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो उस कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में सबसे पहला जो संघ है वह पॉरीफेरा है, तो इसीलिए इन्हें सबसे प्राचीन माना गया है। और प्राचीन होने के साथ साथ ये सबसे सरल प्रकार के मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल जंतु होते हैं और सभी स्थायी रूप से स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। यानी एक जगह पर यह फिक्स रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो एक ही जगह पर ये निकालते हैं। तो ये कैसे जंतु हैं? ये कॉलोनियल जंतु हैं। कॉलोनियल जंतु का मतलब ये होगा कि कई सारे जीव एक जगह रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। और फिक्स्ड यानी सॉलिटरी भी होते हैं, यानी एक जगह रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम इनके आवास की बात करें कि पॉरीफेरा के जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पॉरीफेरा समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु हैं, लेकिन कुछ जो है ताजे पानी में भी पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो पॉरीफेरा के जंतु हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। और कुछ ही जंतु ऐसे होते हैं जो ताजे पानी में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 5000 है। 5000 से अधिक प्रजातियां पॉरीफेरा में शामिल हैं। अगर हम बात करें कि पॉरीफेरा शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए, पॉरीफेरा यदि शब्द को यदि हम तोड़ें तो पहला शब्द बनेगा पोर, दूसरा शब्द बनेगा बियरर। तो पोर बियरर एनिमल है, अर्थात ऐसे जीव जिनके शरीर पर छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है उन्हें छिद्रधारी जंतु कहा जाता है। और इन जीवों के ऊपर छिद्र पाए जाने के कारण इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? पॉरीफेरा रखा गया है। सबसे पहले अरस्तु ने इन जीवों का अध्ययन किया और इन्हें स्पंज नाम दिया। तो सबसे पहले प्राथमिक रूप से अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और स्पंज नाम भी किसने दिया है? स्पंज नाम दिया है किसने? अरस्तु ने दिया है। तो सामान्य रूप से यदि हम इंट्रोडक्शन के रूप में जानना चाहें तो पॉरीफेरा पोर बियरर एनिमल है, जिनके शरीर पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, इसीलिए हम छिद्रधारी जंतु इनको कहते हैं। और सबसे पहले इन जीवों का जो अध्ययन है वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और आगे हम बात करें पॉरीफेरा जंतुओं की शारीरिक संरचना के बारे में हम बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे सममिति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शरीर की आकृति कैसी होती है। पॉरीफेरा जंतुओं का शरीर असममित होता है, एसिमेट्रिकल इनमें सममिति पाई जाती है, या विकर्णीय सममिति जिसे हम कहते हैं, रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। तो पॉरीफेरा जंतुओं का शरीर कैसा होता है? असममित या रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर डिप्लोप्लास्टिक होता है। डिप्लोप्लास्टिक का अर्थ होता है कि शरीर के निर्माण में दो आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण होता है पेनेकोडर्म और दूसरा आवरण होता है आपका कोइनोडर्म। देखिए, पेनेकोडर्म क्या होता है? बाहरी दीवार जिसमें पेनेकोसाइट सेल होती हैं। और दूसरा आवरण होता है कोइनोडर्म, आंतरिक दीवार जिसमें कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। इन दोनों के बीच में मीजोहाइल नामक एक लेयर पाई जाती है, जिसे मीजेनकाइमा भी कहा जाता है। एम इसमें छुपा हुआ है, मीजेनकाइमा बोलते हैं इसको, मीजेनकाइमा भी कहते हैं, मध्य परत जिसे हम कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की अमीबॉइड सेल, स्क्लेरोसाइट्स और स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर पॉरीफेरा कैसे होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पॉरीफेरा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सामान्यतया दो लेयर होती हैं, मुख्य लेयर पेनेकोडर्म और कोइनोडर्म, इसके बीच में मीजोहाइल या मीजेनकाइमा पाई जाती है। बाहरी दीवार में पेनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और आंतरिक दीवार में कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। मीजोहाइल या मीजेनकाइमा मध्य परत होती है, जिसमें अमीबोसाइट कोशिका पाई जाती हैं, अमीबॉइड सेल।
और स्क्लेरोसाइट्स और स्पाइक्यूल्स पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमीबॉइड सेल्स जो है वो कौन सी परत में मिलती हैं। तो मीजोहाइल या मीजेनकाइमा मध्य परत में ये पाई जाती हैं। कोइनोसाइट्स में कॉलर और फ्लैजेला होते हैं जो जलधारा को नियंत्रित करते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कोइनोसाइट्स में क्या पाया जाता है। कोइनोसाइट्स में क्या है, कॉलर पाई जाती हैं और फ्लैजेला पाई जाती हैं जो जलधारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जल की धारा को नियंत्रित करते हैं। तो कोइनोसाइट जो सेल है वो जल की धारा को नियंत्रित करने के काम में आती हैं। शरीर में दो तरह के छिद्र पाए जाते हैं पोरिफेरा के शरीर में। एक छिद्र है ऑस्टिया जो छोटा छिद्र होता है जिनसे पानी शरीर में प्रवेश करता है, और दूसरा छिद्र है ऑस्कुलम जो बड़ा छिद्र होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो ऑस्टिया एक छोटा छिद्र है और ऑस्कुलम एक बड़ा छिद्र है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो एंटर करेगा ऑस्टिया से और बाहर निकलेगा ऑस्कुलम से। तो इस तरह से शरीर में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें। देखिए ये कोइनोसाइट सेल्स की स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लैजेलम पाए जाते हैं और फैगोसाइट्स होता है, यानी कि कोशिका में फूड पार्टिकल जो है वो फैगोसाइट पद्धति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और यह सेल कौन सी है, कोइनोसाइट सेल है, और ये अमीबोसाइट सेल से जुड़ी हुई रहती है। कोइनोसाइट सेल फूड पार्टिकल म्यूकस के रूप में पाया जाता है और कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैजेलम पाए जाने के कारण ये जल के प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य करती है कोइनोसाइट सेल। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये परीक्षा में पूछी जा सकती है कि कोइनोसाइट सेल्स का कार्य क्या है। कोइनोसाइट सेल्स का कार्य है जल के प्रवाह को नियंत्रित करना। इसमें कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और फ्लैजेलम पाया जाता है। आगे हम बात करें कि मध्य परत में स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन क्या हैं। देखिए स्पाइक्यूल्स ये छोटे कड़े और सुई जैसी रचनाएं होती हैं जो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। यानी स्पाइक्यूल्स क्या है, ये छोटे और कठोर और सुई जैसी संरचनाएं हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बनी होती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्पाइक्यूल्स काय के बने हुए होते हैं। तो स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और आपके सिलिका के बने होते हैं। आगे हम बात करें स्पॉन्जिन क्या है। देखिए स्पॉन्जिन एक प्रकार की प्रोटीन है। स्पॉन्जिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो स्पॉन्जेस को लचीला बनाती है। तो स्पॉन्जिन प्रोटीन का कार्य है स्पंज को लचीला बनाना। और स्पाइक्यूल्स कठोर संरचना होती है, सुई जैसी संरचना होती है जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यह स्पाइक्यूल का अर्थ ही होता है कि भाई कांटे जैसी संरचना। तो यह एक कठोर संरचना का निर्माण करती है, जबकि स्पॉन्जिन एक प्रोटीन है जो स्पंज को क्या बनाती है, लचीला बनाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पोरिफेरा में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो पोरिफेरा को लचीला बनाती है। तो वो कौन सी है, स्पॉन्जिन प्रोटीन। आगे हम बात करें पोरिफेरा का जो मुख्य लक्षण है। पोरिफेरा का मुख्य लक्षण है वाटर कैनाल सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम कौन से संघ में पाया जाता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पोरिफेरा में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन भी पोरिफेरा से पूछा जाता है कि पोरिफेरा के जो शरीर होता है वो कैनाल सिस्टम ये क्या क्या कार्य करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि पोरिफेरा का कैनाल सिस्टम जो है वो जलधारा के प्रवाह द्वारा निरूपित होता है और पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करता है। और 3 प्रकार के जल परिवहन तंत्र पोरिफेरा में पाए जाते हैं। तो कैनाल सिस्टम जो है वो किस किस का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है, श्वसन का कार्य करता है और उत्सर्जन का कार्य करता है। और पोरिफेरा में कितने प्रकार के जल परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। तो पोरिफेरा में 3 प्रकार के जल परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। पहला है एस्कोन टाइप एस्किनॉइड सिस्टम जो सबसे साधारण प्रकार का तंत्र है। दूसरा साइकेनॉइड सिस्टम, साइकोनॉइड सिस्टम या साइकोन टाइप जिसे बोलते हैं हम, ये थोड़ा जटिल होता है। इसमें चैनल और साइनस होते हैं। और सबसे जटिल होता है ल्यूकोनॉइड सिस्टम जो सबसे जटिल तंत्र है और अनेकों चैम्बर और छोटे छोटे कैनाल इसमें पाए जाते हैं। तो कितने के वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं पोरिफेरा में। पोरिफेरा में 3 प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्किनॉइड सिस्टम, साइकोनॉइड सिस्टम और ल्यूकोनॉइड सिस्टम। एस्किनॉइड सिस्टम सबसे साधारण प्रकार का तंत्र है, साइकोनॉइड सिस्टम थोड़ा जटिल है, इसमें चैनल और साइनस होते हैं, और ल्यूकोनॉइड सबसे जटिल तंत्र है। अब इनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। और जो जलधारा का प्रवाह है कैनाल सिस्टम में क्या क्या कार्य करता है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करता है। चलिए देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। तो ये सबसे सिंपल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो एस्कॉन टाइप सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए ये जो किस में पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल भी पेपर में पूछा जाता है कि
एस्कॉन टाइप जो वाटर कैनाल सिस्टम है किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। देखिए ल्यूकोसोलेनिया नाम से हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ल्यूकेनॉइड सिस्टम पाया जाएगा, नहीं, सबसे सरल प्रकार का इसमें ल्यूकोसोलेनिया में सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो छिद्र हैं, प्रारंभिक जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं इनको ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ ऑस्टिया से जो पानी है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक लेयर है कॉइनोडर्म, इसमें कॉइनोसाइट सेल्स हैं, फ्लैटेड सेल। कॉइनोसाइट सेल की स्ट्रक्चर आपको देखिए पीले पीले रंग में ये दिखाई दे रही है कि ये कॉइनोसाइट सेल है। और कॉइनोसाइट सेल के बाद पाई जाती है बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ये स्पॉन्जोसील है। बाहरी लेयर पेनेकोडर्म है, इसमें पेनेकोसाइट सेल्स होती हैं और मध्य में मीजेनकाइमा होती है और आंतरिक जो लेयर है वो कॉइनोडर्म है। और जो पानी है वो ऑस्टिया से प्रवेश करता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है और फिर ये जो बड़ा वाला जो छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। उसके द्वारा क्या होता है? बाहर आ जाता है। अगर हम पानी के प्रवाह का यदि क्रम देखें तो देखिए पानी के प्रवाह है, सबसे पहले इनग्रेसिव वाटर जो प्रवेश करने वाला पानी है ऑस्टिया में जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और ऑस्कुलम में जाने के बाद क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये साधारण जो है पानी का जो चलने का क्रम है, साधारण होने के आधार पर इसको हम एस्क्वेनॉइड या एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो सबसे साधारण होता है। ये ऑस्टिया के माध्यम से प्रवेश करता है, स्पॉन्जोसील में जाता है, ऑस्कुलम के द्वारा वह पानी बाहर आ जाता है। आगे हम बात करें तो दूसरा जो कैनाल सिस्टम है वह है साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम। ये साइक्लोन साइफा में पाया जाता है। साइक्लोन का नाम ही साइफा भी होता है, दूसरा नाम। इसमें देखिए थोड़ा यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये मुड़ी हुई संरचनाएं हैं। इन मुड़ी हुई संरचनाओं में थोड़ी जटिलता पाई जाती है। तो ये सबसे पहले ऑस्टिया में जाता है, फिर प्रोसोपाइल पाई जाती हैं, कॉइनोसाइट सब आंतरिक रूप से पाई जाती हैं, रेडियल कैनाल मिलती हैं, इसमें रेडियल कैनाल पाई जाती है और एपोपाइल छिद्र पाया जाता है और इनकरंट कैनाल भी पाई जाती है। तो देखिए मुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं, इन मुड़ी हुई संरचनाओं के आधार पर इनकरंट कैनाल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, प्रोसोपाइल छिद्र इसमें पाए जाते हैं। और छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं डर्मल ऑस्टिया होते हैं और फिर स्पॉन्जोसील के बाद ये स्पॉन्जोसील है और यहाँ से फिर सीधा ऑस्कुलम से जो है जल बाहर निकल जाता है। इसके जल के प्रवाह तंत्र को यदि हम देखें तो सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया में साइक्लोनॉइड जो कैनाल सिस्टम है, डर्मल ऑस्टिया में वाटर प्रवेश करेगा, फिर इनकरंट कैनाल में जाएगा, प्रोसोपाइल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में जाएगा, एपोपाइल में जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा और फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो देखिए वाटर कैनाल सिस्टम का तरीका भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और यदि ये यहाँ से समझ में नहीं आता है तो डायग्राम को देखकर जरूर आप समझें कि कहाँ कहाँ से होकर पानी प्रवेश कर रहा है और कहाँ से किस तरह से बाहर निकल रहा है। आगे हम बात करें तो ल्यूकेनॉइड जो ल्यूकेन टाइप सिस्टम है वह पाया जाता है आपके स्पॉन्जिला में। किसमें पाया जाता है? स्पॉन्जिला में ल्यूकेन टाइप सिस्टम पाया जाता है, ल्यूकेनॉइड सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर यदि देखें तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। स्पॉन्जोसील भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी स्पॉन्जोसील पाई जाती है। यहाँ पर भी एक्स करंट कैनाल पाई जाती है, इनकरंट कैनाल पाई जाती है, डर्मल ऑस्टिया मिलते हैं, प्रोसोपाइल मिलती है और एपोपाइल मिलते हैं और वहाँ से फिर ये पानी स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ल्यूकेन टाइप जो सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्कॉन टाइप किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनियम पाया जाता है। साइक्लोन टाइप सिस्टम पाया जाता है साइफा में और ल्यूकेन टाइप सिस्टम पाया जाता है स्पॉन्जिला में। आगे हम बात करें अगर इनके पानी के प्रवाह के क्रम को देखें तो इनग्रेसिव वाटर जो अंदर प्रवेश करने वाला जो पानी है वो डर्मल ऑस्टिया में जाएगा, इनकरंट कैनाल में, प्रोसोपाइल में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है, एपोपाइल्स में जाता है, एक्स करंट कैनाल में जाता है, ऑस्कुलम के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ल्यूकेन टाइप जो कैनाल सिस्टम है उसमें पानी प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। आगे हम बात करें कि पॉरीफेरा में पोषण क्रिया कैसी होती है, तो पोषण क्रिया इंट्रासेल्युलर होती है, शरीर के अंदर होती है। पानी की धारा अपने साथ ही भोज्य पदार्थों को इन जंतुओं के शरीर में लाती है। श्वसन अंग और उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते।
श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर की सतह के द्वारा होते हैं। तो पानी जो श्वसन और उत्सर्जन है पोरिफेरा में वो कैसे होते हैं? शरीर की सतह के द्वारा होते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट यही है कि भाई पोरिफेरा जंतुओं में जब वह पानी में अधिकतर समय अपना निकाल रहा है तो शरीर की सतह के माध्यम से प्रारंभिक जंतु है तो उसमें जटिल तंत्र ऐसा कुछ पाया नहीं जाएगा। तो श्वसन और उत्सर्जन तंत्र जो है, श्वसन और उत्सर्जन कैसे शरीर की सतह के द्वारा ही संपन्न हो जाते हैं। आगे हम बात करें जीवन चक्र और प्रजनन। देखिए लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पोरिफेरा में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन बडिंग द्वारा होता है। बडिंग का मतलब होता है कि शरीर पर, मान लीजिए शरीर है, छोटी कली उपस्थित बनेगी और यह छोटी कली बाद में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर अलग जीव का क्या करती है? निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम बडिंग बोलते हैं। शरीर पर छोटी छोटी कलियां बनती हैं जो माता पिता के शरीर से अलग होकर नए जंतु का निर्माण करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है जैम्यूल निर्माण पाया जाता है। जैम्यूल संरचना, जैम्यूल निर्माण अनुकूल परिस्थिति में होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जैम्यूल निर्माण अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है और यह अनुकूल परिस्थिति में होता है। और जैम्यूल एक विशेष प्रकार की कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और यह कप लाइक स्ट्रक्चर नए जंतु का क्या करती है? निर्माण करती है जैम्यूल। लैंगिक जनन के बारे में यदि हम बात करें तो पोरिफेरा जंतु हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी होते हैं, अर्थात उनमें नर तथा मादा दोनों गोनाड होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। भले ही नर व मादा जननांग जो है वो एक ही जंतु पर पाए जाते हों, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो निषेचन प्रक्रिया है वह एक ही जंतु से नहीं होती, किसी दूसरे जंतु के साथ मैचिंग प्रक्रिया होती है, तो उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और लार्वा जल में तैरता है। तो यहाँ पर निषेचन जो प्रक्रिया है वो कैसी पाई जाती है? आंतरिक पाई जाती है। देखिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइलम से संबंधित, इसको आप जरूर याद रखिए। और लार्वा दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पेरेनकाइमुला लार्वा पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन पोरिफेरा में पाए जाते हैं। लार्वा पोरिफेरा का पेपर में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। लार्वा इसमें दो प्रकार का मिलता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पेरेनकाइमुला लार्वा। और पेरुफेरा जंतु कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अलैंगिक जनन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, एक तो बडिंग के द्वारा और दूसरा जैम्यूल निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। आगे हम बात करें कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका आर्थिक महत्व पोरिफेरा के जंतु, जैसे बायोस्पंज। कुछ पोरिफेरा जातियां जैसे स्पोंजिला, स्पोंजिया से प्राप्त स्पोंजेस का घरेलू तथा चिकित्सा प्रयोजनों में इसका उपयोग किया जाता है। जलीय पर्यावरण, ये जल के अंदर रहने वाले जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जल को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। तो पोरिफेरा जंतु स्पंज होने के कारण ये छानने का भी कार्य करते हैं। जैसे छलनी जो है वो छानने का कार्य करती है, ठीक उसी तरह से यह समुद्र में छानने के लिए छलनी की तरह कार्य करते हैं। तो जल को शुद्ध करने में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पोरिफेरा के कुछ जंतु रासायनिक उपयोग भी प्रदान करते हैं। पोरिफेरा से प्राप्त कुछ रसायनों का उपयोग औषधियों के क्षेत्र में भी किया जाता है, यानी इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। आगे हम बात करें पोरिफेरा का वर्गीकरण। देखिए पोरिफेरा को तीन भागों में बांटा गया है, तीन क्लास में बांटा गया है। पोरिफेरा का जो वर्गीकरण है वह तीन क्लास में इसको बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया, पहला क्या है? कैलकेरिया है। दूसरा है हेक्सेक्टेनिलिडा और तीसरा है डेमोस्पेंजिया। कैलकेरिया क्लास, कैलकेरिया के बारे में बात करें, कैलकेरिया के बारे में बात करें तो ये पोरिफेरा के कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल से बने होते हैं। यानी इनमें जो स्पाइक्यूल्स हैं वो क्या किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण ये जीव कठोर भी होते हैं और इसीलिए इस वर्ग का नाम है कैलकेरिया। इसमें कैनाल सिस्टम तीनों प्रकार का पाया जाता है, एस्कॉन, साइकॉन, सिंपल रेगोन या ल्यूकेनॉइड प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और इसके जो उदाहरण है वह है साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना। तो कैलकेरिया के उदाहरण क्या क्या हैं? साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना। हेक्सेक्टेनिलिडा, हेक्सा मतलब होता है छह, हेक्सा मतलब क्या होता है? छह। इसमें स्पाइक्यूल्स जो है वो सिलिका से बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलकेरिया में जो स्पाइक्यूल्स है वह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और हेक्सेक्टेनिलिडा में स्पाइक्यूल्स सिलिका के बने होते हैं और ये छह अरीय क्रम में पाए जाते हैं। तो इसको ट्राइएक्सॉन टाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइएक्सॉन टाइप में पाए जाते हैं स्पाइक्यूल्स। और इनमें कैनाल सिस्टम जो है वो है ल्यूकेन टाइप या सिंपल रेगोन टाइप पाया जाता है, जिसमें कीप कोशिकाएं कोइनोसाइट्स को जो सेल हैं अंगुली के आकार के कक्षों पर को आस्तरित करती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा और फेरोनिमा। तो हेक्सेक्टेनिलिडा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा और फेरोनिमा हेक्सेक्टेनिलिडा के एग्जाम्पल हैं।
तीसरा जो क्लास है वह है डेमोस्पोंजिया। तीसरी क्लास कौन सी है? डेमोस्पोंजिया। यह पोरीफेरा का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें स्पोंजिन फाइबर होते हैं। किसके फाइबर होते हैं? स्पोंजिन फाइबर होते हैं। स्पोंजिन प्रोटीन है जो इनको लचीला बनाती है। इनमें से अधिकतर मीठे पानी के स्पंज होते हैं और इनमें कैनाल सिस्टम अत्यधिक जटिल प्रकार का रेगोन या ल्यूकोन टाइप का पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जटिल प्रकार का कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है डेमोस्पोंजिया में। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके स्पोंजिला, स्पोंजिया, थीनिया, क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, चेलाइना, हेलिक्लोना, फाइलोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। दोबारा देखिए इन एग्जांपल्स को, स्पोंजिला, स्पोंजिया, थीनिया, क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, चेलाइना, हेलिक्लोना, फिलोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया और यूस्पोंजिया इसके एग्जाम्पल हैं। तो पोरीफेरा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कैलकेरिया, इसमें जो स्पाइक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। हेक्जेक्टेनिलिडा, इसमें स्पाइक्यूल सिलिका के बने हुए हैं। डेमोस्पोंजिया में स्पोंजिन फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, कैलकेरिया का एग्जाम्पल है साइकोन, ल्यूकोसोलोनिया, क्लेथरीना। हेक्जेक्टेनिलिडा का एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला, हाइलोनिमा, फेरोनिमा। और डेमोस्पोंजिया का एग्जाम्पल है स्पोंजिला और स्पोंजिया, थीनिया, क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, चेलाइना, हेलिक्लोना, फाइलोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया और यूस्पोंजिया। देखिए वर्गीकरण वाला पार्ट भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चन पोरीफेरा से पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें कि पोरीफेरा के कुछ उदाहरण और महत्व हैं। जैसे यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं क्योंकि यह गिफ्ट में, जापान में गिफ्ट में एक दूसरे को प्रदान की जाती है, टोकरी के रूप में प्रदान किया जाता है। और वह जो टोकरी है वो अत्यधिक सुंदर लगती है, इसीलिए यह अद्वितीय सुंदरता के कारण इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। स्पोंजिला यह ताजे पानी में पाए जाने वाला पोरीफेरा है और इसका उपयोग जीव विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। तो ताजे पानी में पाए जाने वाला जो पोरीफेरा वो कौन सा है? स्पोंजिला है। इसका उपयोग हम बायोलॉजी के अध्ययन में भी करते हैं। आगे हम बात करें पोरीफेरा की संरचनात्मक विविधता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोरीफेरा का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। अभी हमने 3 वर्गीकरण इनके पढ़े थे। कैलकेरिया पढ़ा था, हेक्जेक्टेनिलिडा पढ़ा था और डेमोस्पोंजिया पढ़ा था। उनका जो वर्गीकरण है वो एंडोस्केलेटन और स्पाइक्यूल्स के आधार पर किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर होता है कि पोरीफेरा का वर्गीकरण जो है वो एंडोस्केलेटन और स्पाइक्यूल्स के आधार पर किया गया है। पोरीफेरा संघ में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक विविधता पाई जाती है। इनके शरीर की संरचना और जल प्रवाह तंत्र के आधार पर इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो कैनाल सिस्टम जो है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। एस्किनोइड सबसे साधारण प्रकार की संरचना है। अभी हम थोड़ी देर पहले इसका डायग्राम भी देख चुके हैं। शरीर का आकार साधारण व नली के आकार का होता है इसमें, और पानी ऑस्टिया से प्रवेश करता है। शरीर के भीतर कोइनोसाइट की उपस्थिति में प्रवाहित होता है और ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करें साइकेनोइड जो कैनाल सिस्टम है, इसमें शरीर थोड़ा अधिक जटिल होता है। शरीर में कई गुहाएं चैनल होते हैं। पानी शारीरिक गुहाओं से प्रवाहित होता है, कोइनोसाइट से घिरे रहते हैं और इस प्रकार का जल प्रवाह तंत्र जो है वो अधिक प्रभावी होता है। और किसमें पाया जाता है? साइकोन या साइफा। साइकोन या साइफा, तो एक ही जीव का नाम है जिसका साइकोन है, उसी का नाम क्या है? साइफा। साइकोन या साइफा में साइकेनोइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आगे हम बात करें सबसे जटिल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम था वो ल्यूकोनोइड था। यह सबसे जटिल प्रकार की संरचना है। इसमें कई चैनल और चैम्बर होते हैं, कोइनोसाइट से घिरे रहते हैं। जल धारा बहुत छोटे छोटे कैनाल और चैम्बरों से ऊपर गुजरती है और यह प्रकार अधिकतम पोषण और श्वसन के लिए क्या होता है? अनुकूलतम होता है। तो ध्यान दीजिए, ल्यूकोनोइड जो सिस्टम है वह ज्यादा से ज्यादा पोषण प्राप्त हो और श्वसन प्रक्रिया अधिक ज्यादा प्रभावशाली हो, तो उसके लिए यह पाया जाता है। और ये किसमें मिलता है? स्पोंजिला में मिलता है और यूस्पोंजिया में ये ल्यूकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आगे हम बात करें पोरीफेरा की कोशिकीय प्रकार्यता, सेलुलर टोटिपोटेंसी इन पोरीफेरा। देखिए टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि नए जंतु विकसित करने की क्षमता, जिसे हम रीजनरेशन भी कहते हैं। तो पोरीफेरा की कोशिकाओं में उच्च स्तर की टोटिपोटेंसी पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से एक नया जंतु विकसित कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है पोरीफेरा के अंतर्गत। यह गुण पोरीफेरा जंतुओं में रीजनरेशन की अद्वितीय क्षमता को विकसित करता है। यानी अर्थात जो पोरीफेरा जंतु होते हैं इनमें रीजनरेशन की जो है वो बहुत ज्यादा अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। पोरीफेरा में रीजनरेशन कैसे होता है? पोरीफेरा में पुनर्जीवन की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इनके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए या कट जाए तो वे उस हिस्से को पुनः विकसित कर सकते हैं। यह गुण विशेष रूप से अनुसंधान और अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इनमें रीजनरेशन भी पाई जाती है और टोटिपोटेंसी भी पाई जाती है। यानी कि कोई भी कोशिका या कोई भी शरीर का भाग एक नया जंतु, स्वतंत्र जीव विकसित करने में क्या होता है? सक्षम होता है। आगे हम बात करें
कि पॉरीफेरा की लार्वल स्टेज कितनी होती हैं। तो पॉरीफेरा का जीवन चक्र लार्वल स्टेज चरणों से गुजरता है, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह 2 तरह के होते हैं लार्वल स्टेज। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, यह गोलाकार लार्वा होता है, इस जिसमें आधे भाग में फ्लैजिला होते हैं और बाकी आधे हिस्से में नहीं होते। यह लार्वा पानी में तैरता है और विकास के लिए उपयुक्त सतह पर स्थिर हो जाता है। दूसरा जो लार्वा होता है वह पैरेन्काइमुला लार्वा होता है। यह ठोस और पूर्ण रूप से फ्लैजिलेटेड लार्वा होता है, यानी कि इसमें कशाविका जो है वो पूरे भाग में पाई जाती हैं और यह पानी पर तैरता है, बाद में किसी सतह पर यह चिपक जाता है और वयस्क स्पंज में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो 2 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं पॉरीफेरा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा इनमें पॉरीफेरा में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें पॉरीफेरा में तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्र किस तरह का होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉरीफेरा में विशिष्ट तंत्रिकीय तंत्र या मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, यानी पॉरीफेरा में ना तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ना ही इनमें मस्तिष्क पाया जाता है। हालांकि इनमें कुछ संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती हैं। तो कुछ संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी संवेदी सिस्टम भी इतना सक्षम नहीं होता, इतना अच्छा नहीं पाया जाता। पानी के प्रवाह के द्वारा भोजन और अन्य पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिक्रिया के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यानी कि भोजन जो है वो पानी के प्रवाह द्वारा होता है और कुछ जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो अन्य वातावरणीय कारकों के प्रति ये संवेदना अपनी उत्पन्न करती हैं। तो संवेदी सिस्टम थोड़ा बहुत पाया जाता है, मस्तिष्क इनमें नहीं पाया जाता, तंत्र का कोई भी विकास नहीं होता पॉरीफेरा में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करें पॉरीफेरा के रक्षात्मक तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म इन पॉरीफेरा, यानी पॉरीफेरा में किस तरह से रक्षा पाई जाती है। पॉरीफेरा के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक तंत्र पाए जाते हैं जो उन्हें शिकारियों से बचाते हैं। जैसे स्पाइक्यूल्स, मैंने बताया था, ये स्पाइक्यूल्स जो है वो सुईनुमा संरचना स्पंज के शरीर को कड़ा और सुरक्षित बनाती है, जिससे शिकारियों के लिए इन्हें निगलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो जिन पॉरीफेराओं में स्पाइक्यूल्स कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं, तो कोई जीव इनको खाने की कोशिश करता है तो वो इनको निगल नहीं पाता, तो उससे जीव से ये क्या है, उसकी सुरक्षा करती हैं। रासायनिक रक्षा, केमिकल डिफेंस, कुछ पॉरीफेरा जंतु विषैले रसायनों का उत्पादन करते हैं जो शिकारियों को दूर रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्पंजेस यानी पॉरीफेरा जंतुओं से हेलोसाइन या हेलीसाइक्लेमाइन जैसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिनका उपयोग औषधीय अनुसंधान में भी किया जाता है और यह अन्य जीव के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे पॉरीफेरा जंतु को वह जीव नहीं खाता है और पॉरीफेरा जंतु जो है वह सुरक्षित रूप से बच जाता है। तो हेलोसाइन या हेलीक्लेमाइन जो रासायनिक पदार्थ है वह पॉरीफेरा के सुरक्षा में भाग लेता है। आगे हम बात करें पॉरीफेरा का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पॉरीफेरा संघ की पारिस्थितिकी इकोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जल शुद्धिकरण में ये काम आते हैं। पॉरीफेरा जंतु पानी को फिल्टर करते हैं, उनमें छोटे छोटे भोजन कणों को निकालते हैं और यह प्रक्रिया जल की गुणवत्ता को बनाने में सहायक होती है। आवास की यदि बात करें तो स्पंजेस समुद्र के तल में अन्य जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। इनकी संरचना कई छोटे जीवों के रहने के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने का कार्य भी पॉरीफेरा करते हैं। पॉरीफेरा जंतु समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पॉरीफेरा जंतु जो है वो पोषण चक्र को बनाए रखने में भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पॉरीफेरा जो है वो इकोलॉजी में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देता है। आगे हम बात करें अनुसंधान और चिकित्सा में पॉरीफेरा का क्या महत्व है। अनुसंधान में पॉरीफेरा में पुनर्जनन, रीजनरेशन और टोटिपोटेंसी का अध्ययन जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। इनकी कोशिकाओं का अध्ययन कैंसर, स्टेम सेल रिसर्च में सहायक हो सकता है। तो यदि हम पॉरीफेरा का अध्ययन करें तो हम कैंसर के उपचार में और स्टेम सेल का जो अध्ययन है उसके द्वारा हम अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसका हम उपयोग कर सकते हैं कि किस तरह से रीजनरेशन प्रोसेस पाई जाती है, टोटिपोटेंसी इनमें पाई जाती है। चिकित्सा का उपयोग, पॉरीफेरा से प्राप्त कुछ रसायनों का उपयोग एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाओं के विकास में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैंसर रोधी दवाओं का विकास भी पॉरीफेरा जंतुओं से किया जा रहा है। जैसे कि एरेगोनाइट और कार्बोक्सी प्रोटीन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो पॉरीफेरा से एरेगोनाइट और कार्बोक्सी प्रोटीन जैसे रसायनों का उत्पादन होता है, जिनका उपयोग चिकित्सा में हम करते हैं। आगे हम बात करें पॉरीफेरा के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। स्पॉन्जिला ये ताजे पानी में पाया जाता है। फ्रेश वाटर स्पंज इसको हम बोलते हैं। इसका अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका यह हरे रंग का होता है। इसके शरीर में जूजेंथिली नामक शैवाल भी पाया जाता है। तो जूजेंथिली जो शैवाल है वो किसके शरीर में पाया जाता है, स्पॉन्जिला के शरीर में पाया जाता है। और यह स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है, ताजे पानी मिलता है। और जूजेंथिली शैवाल जो है इसके शरीर में मिलता है। साइकोन साइफा यह छोटे आकार का स्पंज है जो सैक यानी कि थैले जैसी स्ट्रक्चर का दिखता है और इसका अध्ययन जीव विज्ञान में विशेष रूप से किया जाता है। साइकोन और साइफा का हम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं।
आगे हम बात करें, देखिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं कि पॉरीफेरा जंतुओं के नाम क्या हैं। यूप्लेक्टिला का नाम है वीनस की पुष्पमंजूसा, वीनस फ्लावर बास्केट। क्लियोना का नाम है बोरिंग स्पंज। हाइलोनिमा का नाम है ग्लास रोप स्पंज। चैलाइना का नाम है डेडमैन्स यानी डेडमैन की अंगुलियां या मरमेड के दस्ताने, तो मरमेड्स ग्लोब। यू स्पॉन्जिया का नाम है बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज जिसे हम कहते हैं। हेलिकॉन्ड्रिया को क्रम ऑफ ब्रेड स्पंज भी कहते हैं और फेरोनिमा को बाउल स्पंज भी कहते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्पमंजूसा, क्लियोना को बोरिंग स्पंज, हाइलोनिमा को ग्लास रोप स्पंज, चेलाइना को डेडमैन्स फिंगर या मरमेड्स के ग्लोब्स बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज और हेलिकॉन्ड्रिया को क्रम ऑफ ब्रेड स्पंज और फेरोनिमा को बाउल स्पंज के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है वो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, देखिए अगर हम कॉइनोसाइट्स और पेनेकोसाइट सेल की यदि डिफरेंस के बारे में बात करें, तो कॉइनोसाइट सेल आर विद ए फ्लैजेलम दैट लाइन द इंटीरियर ऑफ स्पंज, यानी आंतरिक सतह पर ये पाए जाते हैं। हेल्प टू एक्यूमुलेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि श्वसन में और पोषण में ये सहायता करती हैं। पेनेकोसाइट आर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ स्पंज, यानी कि स्पंज की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वहां पर ये पेनाकोसाइट्स पाई जाती हैं। प्रोवाइड ए शेप टू द बॉडी ऑफ द स्पंज, यानी इनका जो मुख्य कार्य होता है वह स्पंज की बॉडी को एक शेप प्रदान करना होता है पेनाकोसाइट सेल्स का। अब एक मोटिवेशन कोट के साथ हम इस क्लास के सेशन को खत्म करेंगे। देखिए मोटिवेशन कोट्स है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो यदि आप अपने अध्ययन की तैयारी में लग रहे हैं और अपने अध्ययन को लगातार अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन से ही अपनी जीत को निर्धारित करना होगा और आप अपने ही मन से अपनी हार को निर्धारित करते हो। तो हार निर्धारित क्यों करनी, अपने मन से ही जीत निर्धारित कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको क्लास ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पॉरीफेरा से यदि इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इस क्लास से बाहर ना के बराबर संभावना है कि वो बाहर क्वेश्चन जाए। बायोलॉजी से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, वो कम समय में आप इनका अध्ययन कर सकते हो। यदि एक बार में ये क्लास समझ में नहीं आ रही तो इस क्लास को दोबारा देख सकते हो और थोड़े से समय में इस चैप्टर को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा वर्गीकरण प्रक्रिया है। इसको समझना, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी को निर्धारित करना। और बायोलॉजी के अन्य क्लासेस भी हमने ले रखी हैं, तो आप उनको भी देखिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी और आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। और आपको कौन कौन सी इम्प्रूवमेंटेड क्लास चाहिए और कौन कौन से मैटर आपको चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी समय समय पर मिलती रहेगी। क्लास जो है वो थोड़ा सा 1-2 दिन बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार क्लास जो है वो डालना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको 1-2 दिन बाद क्लासेस धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।